मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का 22 अक्टूबर 2021 को तेलंगाना में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन जो वो संपन्न हुआ है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राव द्वारा की गई है। तो आज के इस वीडियो में हैदराबाद में यह जो सम्मेलन संपन्न हुआ है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की काफी ज्यादा उपस्थिति रही, तो उस सम्मेलन के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, ताकि इस अपडेट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो भी अपडेट है, तो उन्हें जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित जो भी अपडेट रहते हैं, जो भी जानकारी रहती है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से उससे अपडेट करवाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब करने से फायदा यही होता है कि जब भी कोई नई अपडेट आती है, तो उसके बारे में आपको तुरंत पता चल जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हैदराबाद में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का ये जो एक महत्वपूर्ण सम्मेलन जो है वो संपन्न हुआ है, तो उसके बारे में अभी हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो जैसा कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अवगत है कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा पेंशनर्स बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है, और इसी के अंतर्गत एक राज्य स्तरीय सम्मेलन जो है वो हैदराबाद में संपन्न हुआ है। इस सम्मेलन के संदर्भ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा पहले ही सभी पेंशन धारकों को अवगत करा दिया गया था कि कब यह सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेंशन धारक इस सम्मेलन जो है वो मौजूद रहे। तो इसी के चलते अपने तय कार्यक्रम अनुसार राष्ट्रीय संघर्ष समिति का जो तेलंगाना राज्य है, तो उस राज्य का एक राज्य स्तरीय सम्मेलन जो है वो हैदराबाद में संपन्न हुआ है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राव द्वारा की गई, और इसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग है, तो इसके संदर्भ में जो अब तक की गई कार्रवाई है, जो जानकारी है, तो उसके बारे में सभी तेलंगाना राज्य के जो मौजूद ईपीएस 95 पेंशन धारक थे, जो सदस्य थे, तो उनको जानकारी दी गई है। तो जी हाँ, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यह सम्मेलन जो काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो अब तक किए गए प्रयास है, तो उन प्रयासों के बारे में इस सम्मेलन में जो है वो पूरी जानकारी जो मौजूद ईपीएस 95 पेंशन धारक है, तो उनको दी गई थी। तो जी ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का ये जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है, वो तेलंगाना प्रांत के ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए शुक्रवार दिनांक 22 अक्टूबर 2021 को ललिता नगर कम्युनिटी हॉल अधिकेट हैदराबाद में सुबह 10:30 बजे से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन में आरटीसी, सेवानिवृत्त कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिक मंच तेलंगाना ने विशेष सहयोग भी किया है। तो जी यहाँ पर यह जो विशेष रूप से सहयोग किया है, तो उसका जिक्र भी यहाँ पर किया गया है। अखिल भारतीय ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राव, श्री वीरेंद्र सिंह रजावत राष्ट्रीय महासचिव, डॉक्टर श्री पीएन पाटिल राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार, श्री रमाकांत नरगुंडे मुख्य समन्वयक दक्षिण भारत, श्रीमती शोभा आरत राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला फ्रंट, सरिता नारखेड़े मुख्य समन्वयक महिला फ्रंट पश्चिम भारत, और राज्य के अन्य नेताओं ने सभी को संबोधित किया। तो जी यहाँ पर इस अवसर पर सम्मेलन में रायपुर छत्तीसगढ़ से एफसीआई के जो वरिष्ठ नेता है श्री मुरली वरदराजन, तो उन्होंने भी सभा को संबोधित किया है। तो जी यहाँ पर एफसीआई के जो वरिष्ठ नेता यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो वरिष्ठ नेता है माननीय श्री मुरली वरदराजन, तो उन्होंने भी मौजूद ईपीएस 95 पेंशन धारकों को संबोधित किया। राष्ट्रीय संघर्ष समिति बुल्ढाना के सह कोषाध्यक्ष श्री बीएस नारखेड़ी की उपस्थिति रही। कमांडर अशोक जी रावत ने अपने भाषण में कहा कि सरकार हमारी 4 सूत्रीय मांगों को दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक पूरा नहीं करे और हमें धैर्य की परीक्षा ना ले। दिनांक 15 नवंबर 2021 को जमशेदपुर में होने वाली सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग में इस विषय पर विचार विमर्श कर आगे की रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा। पिछले 1034 दिनों से चल रहे बुल्ढाना महाराष्ट्र में जो क्रमिक अनशन है और राष्ट्रव्यापी पेंशनर बचाओ अभियान है, तो वो जारी रहेगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है।
आगे उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी तुरंत अपना वचन पूर्ण करें और हमें न्याय प्रदान करें, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो EPS 95 पेंशन धारक है, हमारे साथी है, तो वो हमें छोड़कर विदा हो रहे हैं, वो संसार से विदा हो रहे। अंत में निकट भविष्य में यदि आवश्यकता पड़ती है तो किसी भी प्रकार के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए तैयार रहने की भी अपील सभी मौजूद EPS 95 पेंशन धारकों को उनके द्वारा की गई है। उसके बाद श्री के नागेश्वर राव, राष्ट्रीय समन्वयक तेलंगाना राज्य और महासचिव RTC सेवानिवृत्त कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिक फोरम तेलंगाना राज्य ने सम्मेलन में EPS 95 पेंशन की मांगों के ऊपर चर्चा की, जिसमें सबसे पहले जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग है 7,500 रुपए, तो वो देना क्यों जरूरी है, तो उसके बारे में बताया। हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4 अक्टूबर 2016 के निर्णय के अनुसार और EPFO के पत्र दिनांक 23 मार्च 2017 के अनुसार सभी EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए उच्च पेंशन लागू करें। देश के अन्य राज्यों को ESIC के माध्यम से सभी EPS 95 पेंशन भोगियों को जो मुफ्त में चिकित्सा सुविधा है तो वो प्रदान किया जाए, जिसे फरवरी 2017 में CBT की बैठक में अनुमोदित किया गया था और दिल्ली में इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। उसके बाद विधवा पेंशन, मृतक पेंशन भोगी की विधवा को पेंशन का 100% भुगतान किया जाए। स्वैच्छिक और चिकित्सा सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों को दैवट वेतन भत्ते दिया जाए। उसके बाद सितंबर 2014 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों के लिए पेंशन निर्धारण में 60 महीने के बजाय 12 महीने की औसत को ध्यान में रखा जाना चाहिए। छूटे हुए EPS 95 सदस्यों को माह 5,000 रुपए का पेंशन का भुगतान किया जाए। 25,000 EPS 95 पेंशन भोगियों के दाह संस्कार के लिए भुगतान किया जाए। आदि मांगे सम्मेलन में रखी गई है। तो जो यहाँ पर ये जो कुछ मांगे हैं तो वो भी इस सम्मेलन में जो रखी गई है, जिसमें कुछ नई मांगे भी यहाँ पर हमारे सामने आई है। जैसा कि जो EPS 95 पेंशन धारक है तो उनके दाह संस्कार के लिए भी 25,000 रुपए की जो राशि है तो उसका भुगतान किया जाए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद जो 60 महीने का एवरेज निकाला जाता है तो वो पहले जैसे 12 महीने का औसत था तो वो जो है वो निकाला जाए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। श्री के नागेश्वर राव, NSC समन्वयक तेलंगाना राज्य और महासचिव RTC सेवानिवृत्त कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिक फोरम तेलंगाना राज्य B सुधाकर, मानद अध्यक्ष RTC सेवानिवृत्त कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिक फोरम तेलंगाना T चक्रपाणी, प्रचार सचिव RTC सेवानिवृत्त कर्मचारी वरिष्ठ नागरिक फोरम तेलंगाना SD फरीद, RTC सेवानिवृत्त कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिक फोरम तेलंगाना A माधवराव, राज्य सचिव RTC सेवानिवृत्त कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिक फोरम तेलंगाना A राघव रेड्डी, क्षेत्रीय सचिव नालगोंडा, RTC सेवानिवृत्त कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिक फोरम तेलंगाना R नागरेड्डी, सचिव RTC सेवानिवृत्त कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिक फोरम तेलंगाना के खय्यम, क्षेत्रीय सचिव RTC सेवानिवृत्त कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिक फोरम तेलंगाना। तो यह इस बैठक में जो मौजूद रहे और उन्होंने भी अपने विचार जो रखे। बैठक में आंध्र प्रदेश की महिला संघर्ष समिति के नेताओं श्रीमती श्री लक्ष्मी गारू, साई भास्कर तिवारी, श्रीनिवास राव और माधव राव ने भी भाग लिया। तो जो EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का तेलंगाना में ये जो महत्वपूर्ण सम्मेलन संपन्न हुआ है, तो इसमें EPS 95 पेंशन धारकों की जो मुख्य मांगे है तो उसके साथ और कुछ मांगे भी यहाँ पर रखी गई है जो कि मिलना बहुत ही जरूरी है। और राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राव द्वारा अब तक किए गए प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। जो 5 अगस्त 2021 को माननीय प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी तो उस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए वो पेंशनर्स के धैर्य की परीक्षा ना ले और जल्द से जल्द माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आश्वासन दिया गया है तो उससे जो वो पूरा करे। अगर 31 अक्टूबर 2021 तक उनकी मांगों के ऊपर सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है तो एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहने के लिए भी उनके द्वारा यहाँ पर सभी मौजूद EPS 95 पेंशन धारकों को बताया गया है। और इसके संदर्भ में 15 नवंबर 2021 को जमशेदपुर में जो कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है तो उस बैठक में इसके बारे में चर्चा की जाएगी और इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। तो ये आज के इस वीडियो में तेलंगाना राज्य का ये जो महत्वपूर्ण सम्मेलन संपन्न हुआ है तो उसी के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, क्योंकि EPS 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो भी अपडेट आता है तो उस अपडेट को हम आपको वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं।
तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में जानकारी देनी थी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा EPS 95 पेंशन धारकों के साथ साझा कीजिए ताकि इस अपडेट के बारे में सभी पेंशन धारकों को जानकारी मिल सके, और जो भी अपडेट आएगा तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और आप सभी को मेरा नमस्कार। पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में